आज वी विल अंडरस्टैंड कि रोगों को कैसे हम रोक सकते हैं और उनका अगर हो जाए तो उनका निवारण कैसे हो सकता है। सो लेट्स जस्ट रिकैपिचुलेट कि रोग होते क्यों हैं। तो हमने पिछले वीडियो में और उससे पहले भी जब ज्ञान योग का वीडियो कहते थे तो उस टाइम पे ये जाना कि रोगों का एसेंशियली कारण नेचर से संबंध का विच्छेद होना है। यानी कि when we don't get aware of the natural self or of the nature, then this happens। और बाद में भी जब पिछले बाद हम इंटरेक्ट कर रहे थे उसमें भी जाना कि कामना जो है एक कारण है रोगों का, और मिथ्या आहार विहार विचरण ये भी एक कारण है रोगों का। सो हमने इन सब कारणों को जान लिया है कि रोग होते क्यों हैं, और वी हैव टू बी श्योर अबाउट इट एंड हमें ये धारण कर लेना चाहिए कि कारण यही है। क्योंकि जब तक मन में संशय रहेगा कि नहीं तो वायरस भी जो है वो अटैक करेगा और वायरस की वजह से हम बीमार होंगे, या बैक्टीरिया अटैक करेगा तो बीमार हो जाएंगे। तो जो हमारे हम कारण या हम जो तरीके ढूंढेंगे जिससे हम इनको रोगों को रोकेंगे या दूर करेंगे, तो उनका जो इफेक्ट है, उनका जो असर है वो उतना नहीं हो पाए। क्योंकि असलियत में तो सब कुछ एक बिलीफ पे ही डिपेंड करता है, हमारे परसेप्शन पे ही डिपेंड करता है, हमारी फीलिंग्स पे ही डिपेंड करता है। अंग्रेजी में इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं कि आप बस नाम से गोली ले लीजिए कि ये सिरदर्द की गोली है तो आपका थोड़ी देर में सिरदर्द ठीक हो जाए। तो धारणा ही जो है रोगों को रोकती है और धारणा ही रोगों को दूर करती है। तो धारणा किसमें हो? धारणा हो नेचुरल लॉज के अंदर, नेचुरल तरीकों के अंदर, जो कि मोर सस्टेनेबल हैं और ज्यादा दिन तक उनका प्रयोग किया जा सकता है और वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट कि सबसे पहले रोगों को रोका कैसे जा सकता है। जैसे मैंने बताया था विष्णु पुराण में रोगों का कारण उन्होंने बताया कि औपचारिकताएं हैं, जितनी हम औपचारिक रहेंगे उतने ही हमें रोग होंगे। तो औपचारिकताओं से रोगों का क्या संबंध है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। औपचारिकता और शिष्टाचार दोनों जब हम करते हैं तो एक जैसे मालूम होते हैं, लेकिन औपचारिकता वो है जो हम अननेचुरल सेल्फ से करते हैं और शिष्टाचार वो हो जो नेचुरल सेल्फ से करते हैं, अपने खुद जो नेचुरल तरीका है उससे हम करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में दूं, मन में अगर हमारे या सोच में किसी के प्रति हमारा द्वेष है या प्रेम नहीं है, करुणा भाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम औपचारिकताएं करते हैं, उनसे मिलने की, उनके पास जाने की और संबंध रखने की। अब ये दोनों चीजें जो है ये आपस में विपरीत है, ये दोनों चीजें एंटेगोनिस्टिक हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। तो जब हम आंतरिक रूप से कुछ और चाहेंगे और बाह्य रूप से कुछ और चाहेंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने से जो शरीर का जो तंत्र है, जो उसकी फंक्शनिंग है,
उसमें डाइकोटमी आ जाती है कि मैं इस तरह से बिहेव करूं अननेचुरल सेल्फ या मैं नेचुरल सेल्फ में बिहेव करूं। और इस संशय में जो अवयव हैं वो थोड़े से असमंजस में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हमें किस तरह से चलना है। हाउ डू वी फंक्शन नेचुरली and present everything as per nature, or should we start to behave unnaturally? और जब वो डिसबैलेंस हो जाता है, असमंजस हो जाता है, तो रोगों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अवयव जो है अपना कार्य सुचारू रूप से नेचुरल तरीके से नहीं कर पाते। और जब वो नेचुरल तरीके से नहीं करेंगे तो सर्टेनली उनके अंदर जो उन्होंने चीजें प्रोड्यूस करी हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में या हमारी सोच को बनाने में प्रयोग में आएंगी, उनकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो अच्छी नहीं रहेगी। जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ बाइल जूस प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड देन थ्रू द गॉल ब्लैडर कम्स इनटू द ड्यूडेनम या ग्रहणी में प्रवेश करता है भोजन को पाचन करने। जब उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा तो आम की उत्पत्ति होगी, आम की उत्पत्ति होगी तो शरीर में विष जो है वो अधिक हो जाएगा, एसिडिटी बन जाएगी बॉडी के अंदर। जब ज्यादा एसिडिक होगा बॉडी तो उसका डिजनरेशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए कैसे औपचारिकताओं से मन की डाइकोटमी से किस प्रकार से हमारे शरीर की में रोग आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने वस्त्र ग्रहण करते हैं या हम बिहेवियर करते हैं, जब वो नेचुरल सेल्फ में ना हो, जब नेचर की तरह से ना हो, तो वो रोगों की उत्पत्ति कर देता है। और उनको उन फॉर्मेलिटीज को रोक के, उन औपचारिकताओं को रोक के हम आसानी से उन रोगों को रोक सकते हैं। औपचारिकताओं को कैसे रोकें? सब जब भी मैं कहीं किसी से बात करता हूँ तो वो यही बोलता है कि नहीं सभी लोग कर रहे हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं भी कर रहा हूं। लेकिन कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध कर देता है उसी प्रकार से जनसाधारण बरतने लगता है। That means if it is proved right and in your actions, in your gestures, in your life, in your way of living, then certainly it will convince everybody else and you will have more people doing the same thing, and then you will not be odd man out, which is a major issue in today's society कि सभी ने काली पैंट पहनी है या पतलून पहनी है और मैंने बेल बॉटम पहन ली है तो मैं तो फिट नहीं सोसाइटी में। और ये फॉर्मेलिटी जो है, ये जो औपचारिकता है, ये ही रोग का कारण भी बन जाती है। मानसिक डिप्रेशन हो जाता है कि मेरे पास ये नहीं है, बाकी सबके पास है। सो दीज फॉर्मेलिटीज हैव टू बी अंडरस्टूड एज कॉज ऑफ द डिजीजेस। Once we understand them to be cause of diseases, फिर हम उनको जब नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे आयुर्वेद में भी लिखा है कि प्राकृतिक वेगों को रोकने से रोगों की उत्पत्ति होती है ना। लेकिन हम ये प्राकृतिक वेग रोकते क्यों हैं? क्योंकि फॉर्मेलिटीज हैं। अब ये फॉर्मेलिटीज होंगी तो रोगों की तो हमें फिर ये जो प्राकृतिक वेग है वो रोकने पड़ते हैं। जैसे आप आजकल ये जो जिसको बोलते हैं पार्टी का बहुत चलन है, आप पार्टी में गए, वहां औपचारिक रात को जागा। कुछ लोग तो मदिरा का सेवन भी करते हैं, लिकर ऑल्सो, ड्रिंक्स ऑल्सो। जस्ट जैसे वी आर सोशल ड्रिंकर्स, यानी कि हम सोशल कंपल्सन की वजह से पी रहे हैं शराब। तो जब हम
इस प्रकार की फॉर्मेलिटीज करेंगे तो शरीर में त्रुटि तो आएगी। तो बेहतर क्या है कि आप जरूर जाएं पार्टी में, लेकिन अपने समय से, दैट इज नेचुरल टाइमिंग से वहां से आ जाएं, विदा ले लें, या वहीं पे अपने सोने का बंदोबस्त कर लें, जिससे कि आपका जो सर्केडियन रिदम है, जिसके मुताबिक आपकी शरीर में क्रियाएं होनी है, उसमें डिस्टरबेंस ना हो। जैसे या फिर श्रेष्ठ पुरुष की तरह बतावा करें और वो बाकी लोग भी अपने आप करने लगेंगे। जैसे मैं जब शुरू में आर्मी में आया तो वहाँ सभी का बोलना था कि बिना शराब के, बिना चाय के आप नहीं रह सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं रहता है, सब पीते हैं, सब करते हैं, तो आप भी करें। शुरू की बात बता रहा हूँ, 30 साल पहले, आई डोंट नो भी क्या है। तो लेकिन मेरे मन में धारणा थी कि स्वास्थ्य जो है वो एक मेरी अपनी खुद की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं शराब नहीं पीऊंगा और मैं सिर्फ दूध पीऊंगा। तो मैं बाहर में जाके भी सिर्फ अपना दूध का ग्लास ही रखता था, और वो मेरा भी ट्रेडमार्क बन गया, जैसे फैंटम का था, और ट्रेडमार्क बन गया कि ये दूध ही पीता है। अब कुछ लोग 2 साल बाद, कुछ लोग 5 साल बाद, कुछ 10 साल, कुछ 20 साल, कुछ 30 साल बाद तो वापस उसी दूध के ऊपर आए। कुछ ने जल्दी रियलाइज कर लिया कि ये जो शराब का सेवन है, मदिरा का सेवन है, ये शरीर के लिए हानिकारक है। कुछ ने कुछ थोड़े दिनों के बाद किया, कुछ ने बीमार होने के बाद किया, कुछ ने स्टेंट डलवाने के बाद किया, लेकिन किया सब ने। और सभी अभी वापस इसी प्रकार से अच्छे पेय, दोज व्हिच आर नेचुरल ड्रिंक्स, उनके ऊपर आ गए हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पार्टी वगैरह में भी आजकल रेस्टिंग रूम्स बने हुए, वहां पे जो लोग नहीं जाग पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनका हेल्थ ठीक नहीं हो, जाकर रेस्ट कर लेते हैं। सो दे आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द टेकिंग ऑफ दिस फॉर्मेलिटीज, और ये संभव है, और ये बड़े आसानी से संभव। अब जैसे फॉर्मेलिटीज में हम सभी के सभी पैंट और बेल्ट पहन लेते हैं। जब पैंट और बेल्ट पहनते हैं तो वो जो हमारा पेल्विक एरिया है, हमारा जो जहाँ से जिसको इंगुलिनल कैनाल बोलते हैं, जहाँ से नसें सारी नीचे पैरों में जाती हैं, जहाँ से विसर्जन होना है मूत्र का, मल का, वो सब कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो विसर्जन पूर्ण रूप से नहीं होता, रेजिडुअल यूरिन, रेजिडुअल फीसेस शरीर में रहना शुरू हो जाता है। जो रेजिडुअल शरीर में फीसेस होता है तो वो एसिडिटी या एसिडिक नेचर को प्रोड्यूस करता है शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर आंव बनता है, और उससे फिर बीमार हो जाते हैं। तो यानी कि सिर्फ बेल्ट ना बांध के, जो कि एक फॉर्मेलिटी है कि एक पैंट पहनी है तो बेल्ट पहननी जरूरी है, यानी कि उस फॉर्मेलिटी को ना करके बड़े आसानी से हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं अपने से। ऐसे मैं सिर्फ ये कुछ एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसके बहुत सारी चीजें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं करना पूरी तरह से, जो कि हम सिर्फ औपचारिकतावश करते हैं। शिष्टाचार आवश्यक है, शिष्टाचार आवश्यक है, क्योंकि शिष्टाचार से जो रिलेशनशिप है, चाहे वो जो रिसीव कर रहा है उससे शिष्टाचार के वश एक्शन को, चाहे वो एक्शन कर रहा है, दोनों में ही सत्व की वृद्धि होती है। और सत्व की वृद्धि होती है तो अपने आप ही शरीर में जो रोग हैं उनकी उत्पत्ति होनी बंद हो जाती है। क्योंकि शरीर के रोग, जैसे हमने देखा था, जो गुण थे सत्व, रज और तमोगुण की अधिकता से या रजोगुण की अधिकता से ये रोग जो हमें हो रहे हैं। तो जब हम शिष्टाचार रखेंगे तो सत्व का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा,
अपने आप रजस और तमस जो है वो कम हो जाएंगे, तो एक बैलेंस में हो जाएगा। और जब वो उनका सामंजस्य हो जाएगा, जब वो स्थिरता में आ जाएंगे, तो अपने आप रोग दूर हो जाएगा। तो यानी कि फॉर्मेलिटीज ना करके हम रोगों को दूर रख सकते हैं। उसके बाद हम देखा रोगों का कारण में कि रोग जो है हमारी एक जो धारणाएं हैं उनके कारण ये रोग हो जाते हैं, कि हम बिलीव करने लगते हैं, बिलीव कि ये बीमारी तो इस इलाके में इसको हुई है, तो ये तो इसका मतलब इस वायरस से किसी और को भी बीमारी होगी। ये धारणाएं बन जाती हैं। तो ये इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञानियों की धारणा सांख्य योग से और योगियों की धारणा कर्म योग से। दैट मीन्स कि आप अगर धारणा बनाना चाहते हैं ज्ञान के जरिए, नेचुरल नॉलेज, तो आप सांख्य योग के जो सिद्धांत हैं उनको आप पढ़ के इसको कर सकते हैं। यानी कि तत्व ज्ञान को जान के आप जो है ये जो धारणाएं हैं, मिथ्या ज्ञान है, इसको दूर कर सकते हैं। और मिथ्या ज्ञान ना होने से अपने आप रोगों का कारण बंद हो जाएगा। अब सांख्य योग में जैसे कृष्ण ने इसमें गीता में भी बताया है कि जिस प्रकार से एक बड़े सरोवर के प्राप्त हो जाने के बाद छोटे जलाशयों का जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल नहीं रहती, उसी प्रकार तत्व ज्ञान को जान लेने के बाद वेदों में भी ब्राह्मण का प्रयोजन उतना ही रह जाता है। यानी कि the one who is seeking the knowledge, the importance of Vedas for him is only as much as of a small pond when you get a big say sarovar or a big lake. There is no more requirement of small ponds. Similarly, when you know the basis of that entire knowledge, then you don't need to know all that knowledge. और basis हमने जान लिए थे कि basis आत्मा है, आत्मा से जुड़ा हुआ प्रकृति है, प्रकृति से जुड़ी हुई पुरुष है, यानी कि that natural intelligence or the cosmic intelligence, and then the nature's intelligence which is manifesting into the various forms, and then they producing the matter produced by them, and the housing of that atma, the connectivity between the sharir and the prakriti and the purusha atma. So now once we start to know, जब ज्ञान हम लेना शुरू कर देंगे तो अपने आप रोगों का निवारण हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि जब हम once we know that wearing belt is causing sciatica pain and we know the truth behind it, why it happens, once you are tightening the belt, because belt तो टाइट ही पहननी पड़ेगी, नहीं तो पैंट उतर जाएगी नीचे, तो टाइट बेल्ट विल कॉज द हिप बोन्स पे उसका दबाव आएगा, और हिप बोन्स पे जब दबाव आएगा वहां से कनेक्टिविटी होती है, या वहां से कनेक्टिविटी होती है जो कि हिप बोन से प्यूबिक बोन को कनेक्ट करती है, ऐसे करके। जब हम बेल्ट बांध देते हैं तो ये जो कैनाल है, कनेक्टिविटी कैनाल है, ये फैशिया और मसल्स के उससे बनती है, ये यहाँ से प्रेस हो जाती है। जब ये प्रेस हो जाती है यहाँ से, तो इसके बीच से जाने वाले जो इंग्लिन कैनाल से जाने वाले जो, जैसे मैंने पहले बताया था, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, या कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये सब में इनका
इन सब कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये सब के सब स्ट्रेस होने शुरू हो जाते हैं, जिनका जो प्रवाह है इसमें, चाहे वो रक्त का हो, चाहे वो लसिका का हो, चाहे प्राण का हो, वो सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग जो है शरीर की कम हो जाती है। यानी कि ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग और नोइंग द बेस ऑफ दैट इशू will lead to prevention of the disease. I'll just take a break for a second. So I was just telling about the formality. So अभी मुझे जो है मूत्र का दबाव था और मैं अगर फॉर्मेलिटी में बैठा रहूं तो, या औपचारिकता वश बैठा रह के बात करता रहूं, तो वो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो प्रेस रहेगा और जो उसके कनेक्टिंग ट्यूब्स हैं यूरेटर्स, उसमें पानी रुकना शुरू हो जाएगा या यूरिन रुकना शुरू होगा और धीरे धीरे फिर क्या होगा, फिर किडनी में भी पानी रुकना शुरू होगा वक्त में, और जब वो वक्त में पानी रुकना शुरू होगा तो फिर ब्लड में रुकना शुरू होगा, और जब वो ब्लड में रुकेगा पानी, अनफिल्टर्ड ब्लड होना शुरू हो जाएगा। जब फिल्टर नहीं होगा ब्लड पूरी तरह से तो फिर आम जो है वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा या यूरिक एसिड और या एल्बुमिन बढ़ जाएगा, ये सब ब्लड में बढ़ जाएंगे। फिर हम बोलेंगे कि उससे क्या होता है, फिर हम अज्ञानतावश उसको हम टेस्ट कराते हैं, हमें ज्यादा मिलता है, हम ये मान लेते हैं कि हमारी किडनी खराब है, हम उनके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं या उनको कम करने वाली चीजें लेने लगते हैं, डायरेटिक्स लेने शुरू कर देते हैं, और जिससे जो है मूत्र विसर्जन बढ़ जाता है। जब मूत्र विसर्जन बढ़ता है तो किडनी के ऊपर दबाव अधिक हो जाता है। जब किडनी पे दबाव अधिक होगा तो सर्टेनली किडनी की फंक्शनिंग में फिर थकान पैदा होगी और फिर आपको वीकनेस वगैरह लगने लगेगी। तो सिर्फ एक औपचारिकता को ना करके और उसका ज्ञान रख के कि ये औपचारिकता करने से मुझे ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, हम उसको पूरी तरह से रोक सकते हैं। और ये बड़ा सिंपल है कि इसको आसानी से रोका जा सकता है। अब तत्व के जो ज्ञानी, जैसे मैंने बताया कि जब हम when we start to understand that शरीर जो है इसमें तो रोगों की उत्पत्ति होनी है, जैसे आयुर्वेद में भी कहा कि काल से उत्पत्ति होती है, देश से उत्पत्ति होती है, इंसानों के रक्त से होती है, यानी कि ये जो रोग की उत्पत्ति है ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हम अगर ज्ञान तत्व से जान लें कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है रोग का होना, और जिस तरह से सर्दियों में या ऑटम में पत्ते झड़ने लगते हैं और वसंत ऋतु में फिर पत्ते आते हैं, और साथ में बहुत ज्यादा पत्ते और फल हो जाते हैं, डालियां झुक जाती हैं पेड़ों की और कुछ तो टूट जाती है। तो उसको अगर हम रोग मान लें, एक प्राकृतिक व्यवस्था जो है, प्राकृतिक जो कार्य प्रणाली है, अगर हम उसको रोग मान लेते हैं तो हम एक जो अज्ञानतावश अपने शरीर के ऊपर उस प्रकार के कर्म करने लगते हैं, एक्शन करने लगते हैं जो कि नेचुरली ठीक नहीं है। मान लो ऑटम में पत्ते गिरने हैं पतझड़ में, और हम उनको पत्तों को ना गिरने दें तो नए पत्ते नहीं आएंगे, प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो पत्ते हैं इनकी एक लिमिटेड सेल्फ लाइफ है, जिसमें उसी समय में ये एफिशिएंटली फंक्शन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि कुछ जो कालज और देशज जो हम जिनको रोग मानते हैं वो नेचर की क्लींजिंग प्रोसेस है। जैसे इस मौसम में शरीर का तापमान अधिक होना, क्योंकि बरसातों में शरीर से
पित्त का विसर्जन, यानी कि जो बॉडी कैटाबॉलिक वेस्ट हैं उनका विसर्जन इतना नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय में शरीर से स्वेटिंग नहीं होती। हमारा जो स्वेदन है प्रक्रिया वो नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो ह्यूमिडिटी लेवल है बाहर का वो बहुत हाई है। शरीर के ऊपर थोड़ा भी जो जल बाहर आता है उसका वाष्पीकरण नहीं होता। जब उसका वाष्पीकरण नहीं होता है तो वो शरीर पे रुका रहता है, और जब वाष्पीकरण नहीं होता या इवेपोरेशन नहीं होता, विच इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो शरीर को जो ठंडा होना है शरीर को वो ठंडा नहीं हो पाता। तो इसलिए वो शरीर के अंदर ही जो पसीने से निकलने वाले टॉक्सिन हैं वो, या अधिक यूरिन से निकलने वाले, वो सब इकट्ठे रह जाते हैं, क्योंकि प्यास भी इतनी नहीं लगती ह्यूमिडिटी की वजह से, तो वो इकट्ठे रह जाते हैं। अब जैसे ही बादल फटते हैं, सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं, तो और ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, उष्णता, तो शरीर से निकलने वाला जो पसीना है वो इवेपोरेट जल्दी होता है। जब वो इवेपोरेट जल्दी होता है तो शरीर ठंडा होने लगता है। जब शरीर ठंडा होता है तो उसकी तापमान को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि जो टॉक्सिन डिपॉजिट हुए हैं वो सारे निकल जाए, शरीर का तापमान बढ़ता है। और अगर आप अंग्रेजी सिस्टम के हिसाब से देखेंगे हम, तो उसमें भी वो बोलते हैं कि जब टेम्परेचर राइज करता है, इसका मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू फाइट द बैक्टीरिया एंड वायरसेस बेटर। शरीर का टेम्परेचर इसीलिए बढ़ता है। तो अगर हमें इसका ज्ञान है कि इस समय में तापमान, शरीर के तापमान में बढ़ना ही है, तो हम परेशान नहीं होंगे। जब हम एंक्शियस नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, भय पैदा नहीं होगा हमें उस तापमान से, तो शरीर अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अपने आप ही उस टेम्परेचर को या उसके कम कर लेगा। अभी कुछ एक पेशेंट हैं जो आजकल इसी में है, वो बोल रहे हैं कि पहले 101 हुआ टेम्परेचर, पहले 102 हो गया, फिर 101 हो गया, और 2-3 दिन 100 रहा, फिर 99 रहा, फिर 99 से अब अराउंड चल। तो आयुर्वेद में भी उन्होंने लिखा है कि ज्वर के प्रकार, ये सीजनल ज्वर जो है ये किसी में 7 दिन, डिपेंडिंग अपॉन दी बॉडी कितनी टॉक्सिन जमा हुए थे, किसी में 7 दिन, किसी में 14 दिन, किसी में 21 दिन, किसी में 28 दिन, और किसी में 3 महीने ये ज्वर जो है वो बना रहता है। तो इस ज्वर में हमें ज्वर कम करने की बजाय ऐसे औषधि या चीजें ऐसे लेनी चाहिए जो कि मदद करेंगी हमारी उस टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करके बाहर निकालने में, ना कि ये जो नेचुरल तरीका है क्लिनजिंग का, टेम्परेचर रेज हो रहा है उसको कम करके हम पैरासिटामोल लेके उसको कम कर लेते हैं ना, वहाँ जो है टॉक्सिन्स अंदर होगी। ये बिल्कुल लॉजिकल है। इसमें आप अगर खुद सोचेंगे तो आपको इसमें लॉजिक नजर आएगा। इसमें कोई उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेडिकल साइंस को, ये तत्व ज्ञान है। दिस इज अ बेसिक नेचुरल नॉलेज। सो व्हेन वी स्टार्ट टू हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, जब हम सब चीजों को ज्ञान प्राप्त करने लगेंगे तो अपने आप ही रोगों का जो प्रिवेंशन है, जो रोकथाम है, वो रोगों की हो जाएगी। अब उसी प्रकार से अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो तरीका है रोग को रोक रही है, तो हो गया फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर। जब आपकी फिलोसफी धारणा ऐसी होगी कि मैं तो नेचुरल तरीके से रहना है, ये जो व्याधि हैं, ये जो रोग हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है शरीर के, मैं सिर्फ अपना जो बैलेंस है पुरुष प्रकृति और आत्म का उसको बना के रखूंगा, या मैं अपना जो बैलेंस है शरीर और आत्म का उसे बना के रखूंगा, और ये अपने आप व्याधियां दूर हो जाएंगी। सो ये चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। एज आई सेड, प्लेसिबो
or the effect of belief, the effect of faith is much higher. And knowing this is more important. Knowing this, that faith and belief has got more effect is also very important. So one must know that. तो ज्ञान से हम अपने रोगों को रोक सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। अब ज्ञान कैसे आए, इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। ज्ञान जैसे बताया था कि तत्व ज्ञान जो है वो आप सांख्य दर्शन को पढ़ के समझ के नहीं कर सकते, उसको आपको फील करके करना है। जो वो ही पतंजलि के योग दर्शन में है कि रोगों को दूर करने का तरीका, वृत्तियों को दूर करने का तरीका यही है कि आप अपने आप को अपने से कनेक्ट करें। जो बाह्य सेंसेस हैं, यू नो, जो ब्रेन स्पेस देता है इंद्रियों को, उसमें हाथों को और जीभ को सबसे ज्यादा स्पेस मिलता है, क्योंकि उनको वो एक्शन करने होते हैं जो ऑटोमेटिक या रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। बाकी जगहों को स्पेस वो कम मिलता है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिकली काम करते हैं, पैरों को, बाकी जगहों को, बाकी मसल्स को। तो पतंजलि योग दर्शन में जो फिलोसॉफिकल उन्होंने एंगल दिया है, उसमें उन्होंने यही बताया है कि जब हम केवल्य में चले जाएं, केवल्य दैट मीन्स we go into the state of mind which is singular, which is fully having one faith, and that one faith is that I am a natural self and nature will keep me healthy and fit, and I have the only aim to achieve or merge with this nature. That is whole of this Patanjali Yoga Darshan is about. So या तो फिलोसॉफिकली हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, लोगों को दूर रख सकते हैं फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग से, ज्ञान से, और दूसरे दो तरीके जो हैं, जो मोर ग्रॉस हैं, फिजिकल हैं, वो दोनों तरीके हैं हठ योग का और आयुर्वेद का या आयुर्विज्ञान का। ये दो तरीके। तो योग के जरिए, यानी कि हठ योग के जरिए हम कैसे रोगों को रोक सकते हैं, ये जान लेते हैं। हठ योग में जो पहला चीजें जो उन्होंने बताई हैं वो है यम और नियम। यम नियम पे उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। सिर्फ जो मैंने पिछली बार भी बताया था, जब योग का हम वो ले रहे थे सेशन, तो उसमें ये जाना था कि हमें उन्होंने शौच के ऊपर अधिक महत्व दिया, शौच के ऊपर। एंड व्हाट इज दिस शौच? शौच इज शुद्धता और हाइजीन और क्लीनलीनेस। और क्लीनलीनेस के ऊपर हम जो षट कर्म क्रियाएं हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था कि किस तरह से आप शौच आपको करनी चाहिए। जब बचपन में गांव में हम लोग रहते थे, खेती थे, हमारे पिताजी फौज से जब वहां गए जाते थे, तो हमारे जो बाकी रिलेटिव्स थे गांव में, जो उनके बाकी चाचा वगैरह थे रिश्तेदार में, वो आते थे तो बोलते थे उनको कि एक दिन शाम को बैठे हुए थे 5 बजे, बोला ठीक है जी आप शौच कर लीजिए, और शौच के बाद मैं आपको 8 बजे मिलता हूँ। तो मैंने कहा 5 बजे से लेके 8 बजे तक 3 घंटे तक आप कौन सा क्या करेंगे, समझ में नहीं आई। सो आई आस्क्ड हिम इंक्विजिटिवनेस की वजह से कि ये आपका 5 से लेके 8 बजे तक 3 घंटे का शौच का क्या मतलब। So he said, the shauch doesn't mean that you just wash your hands. शौच is शुद्धता of the शरीर, उनके 5 कोश, and of the आत्मा. That means when you are going for the next phase
of the day, that is you are transiting from day to night, you should be clean. Whole day toxin should be relieved, taken off. And once they are taken off, then only you should get into the next phase of resting, so that these toxins do not carry along and your sleeps are not disturbed. So he would do all his panch karma, your neti, and all these things, and then he would sit for some time and align himself to the natural self, and then he would go for the next thing. Whereas in these today's environment, हम सुबह का जो शौच है उसको करते हैं, वो भी शौच में क्या है कि I have passed the stools and I have brushed my teeth, then this is शौच. So जो रिचुअल्स हैं, यजुर्वेद में दी हुई जो रिचुअल्स हैं, तरीके हैं, वो सभी उस शुद्धता को पाने में मदद करते हैं. चाहे वो धूप जला के गूगल और बाकी स्पाइसेस का मिश्रण की धूप जला के ध्यान करना हो, चाहे उस एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करना हो, गंगा जल छिड़क के, तो ये जो सारी रिचुअल्स हैं, ये सभी की सभी हेल्प करती हैं हमें उस स्वच्छ को पाने में. और स्वच्छता आजकल भी एक बड़ा वो आइडिया है, स्वच्छता कि इट शुड बी हाइजेनिक, क्लीनलीनेस, बट उसका जो आउटलुक है, जो परसेप्शन है, कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. हम सोचते हैं कि मिट्टी का, धूल का पड़ा होना गंदता है, और हम सोचते हैं कि उसके ऊपर केमिकल का स्प्रे करना स्वच्छता है. अब ये सोचिए कि आपने अपना फर्नीचर एक केमिकल से साफ किया, आपने अपना फर्श केमिकल से साफ किया है, और आपको जब उसका स्पर्श होगा तो वो तो आपके पास आएगा, और आप जब हाथ धो रहे हैं वो भी एक केमिकल से धो रहे हैं, उसका भी आपके अंदर ही चला गया, और वो भी उसी को आप प्रयोग कर रहे हैं. सिर्फ धारणा जो है वो अज्ञान हेतु गलत हुई है. तो स्वच्छता का सही मायने हमें समझने चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. स्वच्छता जैसे बाहर शरीर की, स्वेटिंग इज वन गुड वे टू टेक आउट द टॉक्सिन्स, लेकिन हम स्वेटिंग नहीं करते. तो स्वेटिंग इज वन गुड वे. एवरी डे वी मस्ट स्वेट, मॉर्निंग एंड इवनिंग. अब स्वेटिंग के अलग अलग तरीके हैं, वो आपकी शरीर क्षमता पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उसे करें. स्पॉट जंपिंग करके, वेट बेरिंग योगिक एक्सरसाइज करके, और जिसको बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज करके, हमें स्वेदन प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए. वो एक स्वच्छता का बहुत अच्छा तरीका है. हमें जो म्यूकस है, जो म्यूकस कैविटी है अंदर, जिसमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं, जो म्यूकस यूज करते हैं, या जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में कफ बोलते हैं, वो भी अलग अलग कारणों से स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है. तो उसको साफ करना भी जरूरी है, जिससे कि जो अंदर के प्रोडक्शन है, सेलुलर प्रोडक्शन है, वो भी ठीक हो जाए. ठीक हो जाए माने कि नया म्यूकस प्रोड्यूस हो, जो कि जैसे हम पुराना ग्रीस निकाल के नया लगाते हैं, जिससे गाड़ी का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, इसी प्रकार शरीर में भी वो कम हो सकता है. यानी कि जो कफ का विसर्जन है वो एक इम्पोर्टेंट स्वच्छता का माध्यम है, कारण है. और स्वच्छ शरीर अंदर से, टॉकिंग अबाउट इनसाइड, सर्टेनली विल वर्क बेटर. जैसे आप बाहर अच्छे एनवायरनमेंट में जाते हैं, खुली हवा में, तो एकदम से आपको लगता है कि मैं अच्छा काम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा चीजें. उसी प्रकार से शरीर के अंदर भी जब एनवायरनमेंट ठीक होगा तो वो परफॉर्म कर पाएगा. तो स्वच्छता जो है षट कर्म के जरिए आपको हमें करनी चाहिए. षट कर्म किस प्रकार से करने वो बता चुका हमें. और स्वच्छता की जो धारणा है वो ज्ञान योग के जरिए हमें सही नेचुरल तरीके से बनानी चाहिए.
अब हम सब जानते हैं कि जो हम ब्रश करते हैं सुबह, उसमें एब्रेसिव कंपाउंड जो है वो डाले जाते हैं। एब्रेसिव मतलब कि जो घिस के साफ करने। अब आप खुद सोचिए कि आप एक प्लास्टिक के ब्रश से उसके ऊपर एब्रेसिव एलिमेंट लगा के उसको घिस रहे हैं। अगर आप उसको उस प्रकार से घिसेंगे तो जो उसके जिससे वो बना है इनऑर्गेनिक मटेरियल से, ये हमारा एनामल जिसको बोलते हैं एनामल, वो घिस जाएगा तो अपने आप जो उसके अंदर के जो नर्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनको वो एक्सपोज होंगे, वो बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो जो बाहर का एक्सपोजर है एनवायरनमेंट का, उसका इफेक्ट उनके ऊपर ज्यादा होगा। सेंसिटिविटी जिसको आजकल बोलते हैं वो ज्यादा हो जाएगी। जब सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी तो हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगाना शुरू करते हैं। एनेस्थेटिक लगा लेंगे कुछ लोग, जैसे सेंसोडाइन टूथपेस्ट वगैरह जो ये बोलते हैं आजकल एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें एनेस्थेटिक टाइप होता है, वो उसको लगाते हैं, एनेस्थीसिया हो जाता है। या फिर उसके ऊपर कवरिंग लगा देते हैं, प्लास्टर्स लगा के उसको कवर कर देते हैं। जब वो प्लास्टर लगा के कवर कर देते हैं तो जो उसका नेचुरल क्लींजिंग सिस्टम है वो बंद हो जाता है। तो उसमें फिर अंदर ही रुकना शुरू हो जाता है जो मल है उसका। जब अंदर रुकता है तो उसमें पस बनती है और फिर हम उसको उखाड़ देते, निकाल देते। तो यानी कि हम स्वच्छता पाने के चक्कर में दांतों की, ओरल हाइजीन जिसको आजकल बोलते हैं, हम अपने शरीर के एक इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है उसको खो बैठते हैं। तो हाइजीन का सही कंसेप्ट समझना जरूरी है और उसको सही इम्प्लीमेंट करना। मैं एग्जांपल देता हूँ हाथ को धोने का। अगर आप डर्मेटोलॉजी पढ़ेंगे, त्वचा ज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि शरीर की जो सबसे ऊपर त्वचा है वो डेड सेल्स है, और वो जो डेड सेल्स हैं उनके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और परजीवी जो है वो उनके साथ हैं, और वो मिलके एक प्लास्टर टाइप जो है हमारे शरीर के ऊपर एक चीज बनाते हैं, जिससे कि जो बाहर की चीजों का इफेक्ट है, केमिकल का, आयोन्स का, इनका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता या कम हो जाता। जो थोड़ा बहुत होता है, इनके बीच में जो बाल हैं, ये इनके बीच में पोर्स हैं, उनके नीचे एक सीरियस ग्लैंड है और एक उसका मस्कुलर एंड है, और वो मस्कुलर एंड जो है वो ही उसके साथ ही जो सेंसरी नर्व्स हैं उनका एंडिंग भी वही है, वहीं से आती है ऊपर वो भी। तो यानी कि जो हमारे बाल हैं ये एक सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं, टच की सेंस का या आयंस की प्रेजेंस का या किसी चीजों का, जिससे पता चलता है। और शरीर के ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल सील करके हमारे डेड सेल्स में रखा हुआ है, और वो नीचे से जो सेल्स हैं वो बनते रहते हैं, जो आधे डेड होते हैं वो बीच में होते हैं, जो पूरे डेड है वो ऊपर आ जाते हैं, और वो एक जो बाहर बैक्टीरिया वगैरह हैं और हमारा जो पसीना है उसे मिल के एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं हमारे। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया तो लाइव हैं, वो अपनी जगह को ठीक ठीक बना के रखते हैं। जहां जगह कम मतलब खाली हो गई वहां वो इकट्ठे होके हो जाते हैं वहां, और हमारी डेड सेल्स के साथ आके मिल जाते हैं। तो दे आर मेकिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर अस। एंड व्हेन वी स्टार्ट टू वॉश आवर हैंड्स विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, व्हाट हैपेंस? ये सब जान सकते हैं कि जब हम केमिकल से धोएंगे तो वो प्रोटेक्टिव लेवल बैक्टीरिया की खत्म हो जाएगी ऊपर से हमारे। जब वो खत्म हो जाएगी, जो बैक्टीरिया हमारे साथ नहीं रहे हैं या जो जीवाणु विषाणु जो हमारे साथ जिनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है, वो फिर वहां आएंगे। या आप अगर उसको इरोड कर देंगे स्किन की लेयर को, डेड सेल्स की को रगड़ के पेडिक कवर और वो करके, तो फिर डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, फिर हमें हर्पीज हो जाती है, फिर या रैशेज हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, एंड देन वी थिंक कि ये तो रोग हो गया। रोग नहीं हुआ, ये हमारे हाइजीन के मिसकंसेप्शन के कारण ये हुआ। तो जब हम अलग अलग रोग लेंगे, शिरो रोग या एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस,
तब मैं फिर डिटेल में इनको हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि जब आप हठ योग के जरिए इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। हठ योग में सबसे पहले आपने शौच करना है। शौच की क्रिया मैंने आपको बता दी कि उसको सोचना है ज्ञान के जरिए। इसी प्रकार उसमें एक है जिसको बोलते हैं अहिंसा। अहिंसा इज एक्चुअली नॉट जनरली परसीव्ड एज, जैसे इट इज परसीव्ड एज कि भाई ये नॉन वायलेंस है, इसमें आपने मारना पीटना नहीं किसी को। नो, मेरा मत ये है कि अहिंसा मतलब एक्शन टेकन बाय वर्टिबल ब्रेन, दैट इज हिंसा। एंड एनीथिंग टेकन, एक्शन टेकन बाय द डीप इंटेलेक्ट इज अहिंसा। यानी कि हम जब जो भी कर्म करते हैं वो सोच समझ के करें अपने इंटेलेक्ट से, न कि अपने रिफ्लेक्सिव कारण शरीर से। तो हम जनरली सारे के सारे रोगों को अवॉइड कर सकते हैं अहिंसा से। तो ये जो 2 यम और नियम है ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, पर ये सब मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये they are more of psychological and physical thing, it is difficult to attain before you go for the body. So उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यम नियम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद जो स्टेप है हठ योग में वो है आसन का, जिसको हमने पिछली बार जब हम योग का वो कर रहे थे तो डिटेल में नहीं लिया। अब हम जानते हैं कि योग में आसन से किस प्रकार से रोगों को रोका जा सकता है और किस तरह से उनको दूर किया जा सकता है। जब हम आसन बोलते हैं तो उसकी धारणा यह है कि आसन का मतलब सुबह उठ के किसी पर्टिकुलर तरीके से टेढ़े मेढ़े पैर करके बैठना या हाथ करके बैठना। तो ये धारणा मेरे ख्याल से गलत है। पोस्चर्स का मतलब है कि आप किसी भी समय जब भी खड़े बैठे चल रहे हैं ना, सब जो जिस अलाइनमेंट में बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सभी के सभी आसन में शामिल है, सभी की सभी चीजें। तो जैसे मैंने बेल्ट का आपको एग्जांपल दिया था कि बेल्ट बांधने से, फॉर्मेलिटी करने से क्या नुकसान हुआ या अज्ञानता से क्या नुकसान हुआ, इसी तरह से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने शरीर का तो लेक्चर उसमें हमने डिस्कस किया ही था कि किस तरह से शरीर में ऊपर प्लूरल कैविटी है, कैसे एब्डोमेन कैविटी और कैसे हमारे नीचे, आप नीचे देख पा रहे हैं अभी? somebody can message me if you can't see नीचे। तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारे कैविटीज हैं उनका अलाइनमेंट हमने देख लिया था कि जो पेल्विक कैविटी है वो पीछे है, हमारे जो हड्डियां हैं उनके बीच में, और एब्डोमिनल कैविटी आगे है और प्लूरल कैविटी भी आगे है। अब जब हम से भोजन करते हैं, एग्जाम्पल, जब हम भोजन करते हैं तो हम आपके हिसाब से किस स्थिति में हमें बैठना चाहिए? हम जनरली सभी के सभी चेयर्स के ऊपर बैठते हैं। तो हमें ये सोचना जरूरी है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे स्थित हैं और उनकी जो ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट है वो किस प्रकार से, और मेरा जो पोस्चर है वो उस अलाइनमेंट को कैसे हेल्प करेगा। तो जैसे मैं कल किसी के साथ डिस्कस कर रहा था कि हम लोग भोजन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि व्हाट वी वांट टू ईट वी टेक सो मच ऑफ कॉशन कि हमने क्या खाना है। डाइटिशियन को कंसल्ट करेंगे और सब जगह उसको पढ़ेंगे कि कितने कैलोरीज की चीज के लिए क्या क्या किया। पर मैं उनको पूछ रहा था कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या वो लिया हुआ भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है
या उसको उसका पाचन महत्वपूर्ण है या उसका विसर्जन महत्वपूर्ण है। जो धारणा है कि ये कि हम भोजन ठीक करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये धारणा ही मेरे ख्याल से रोग के जन्म का कारण है। मेरे से शौच जो इम्पोर्टेंट था वो कब आएगा शरीर में, जब आप विसर्जन करेंगे, जब उसका निष्कासन करेंगे। अगर समय से और पूर्ण रूप से मूत्र का विसर्जन ना हो, निष्कासन ना हो, या मल का ना हो, या स्वेद का ना हो, या कफ का ना हो, या पित्त का ना हो, या सो कॉल्ड टॉक्सिन्स का ना हो, या सो कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स का ना हो, तो बीमारी ज्यादा बनने के जल्दी चांसेस हैं। बनस्पत कम खाने के, अगर आपने कम खा लिया कोई कैलोरी, विटामिन सी कम ले लिया, बी कम ले लिया, सो कॉल्ड, तो उससे इतनी बीमारी शायद ना बने जितने कि आपके विसर्जन ना होने से बने। यानी कि आप जस्ट ये देख लीजिए कि अगर आपका यूरिन जितनी क्षमता है यूरिनरी ब्लैडर की, उससे 2 मिनट भी रुक जाता है एक्स्ट्रा, तो आपको कितनी परेशानी होगी। इसी प्रकार से अगर मल है वो अगर रुक जाता है तो कितनी परेशानी होती है। तो जो पोस्चर्स हैं उनको हमने इस तरह से अडॉप्ट करना है कि विसर्जन जो है वो ठीक तरीके से होता रहे। चाहे वो कफ का विसर्जन हो अपने सिर से, हमारे क्रेनियल सिस्टम का विसर्जन, ड्रेनेज, चाहे वो प्लूरल कैविटी से एफ्यूजन हो, जो प्लूरल फ्लूइड्स है उनका एफ्यूजन हो, बाहर की तरफ निकलना हो उनका और फिर गले से बाहर आना, या उनका पेट की तरह से नीचे जाना, जो निष्कासन है, जो विसर्जन है, वो जरूरी है। तो हमें पोस्चर इस तरह से अडॉप्ट करने हैं हर एक क्रिया के, हर एक तरीके के, कि वो जो विसर्जन है वो होता रहे। यानी कि लंग से जो प्लूरल फ्लूइड निकलना है वो निकलता रहे। वो कब निकलेगा? जब आपके लंग्स यहाँ से ओपन रहेंगे। अगर आप हाथों को ऐसे उठा लेंगे तो ये कोस्टल मसल्स अपने आप ड्रॉप हो जाएंगे, अगर यहाँ से सपोर्ट कर देंगे तो। इसलिए इनको आप आम चेयर पर जब हम बैठते हैं तो ये जो यहाँ हमारे लंग्स के इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कोलैप्स रहते हैं। जब वो कोलैप्स रहते हैं तो उनके अंदर का प्लूरल फ्लूइड निकलना स्लो हो जाता है। तो आपकी जो चेस्ट की ल्यूब्रिसिटी है, जो प्लूरल कैविटी में ल्यूब्रिकेशन होना है, अंदर लंग्स से मूव करना है और बंद होना है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। उसमें बाधा उत्पन्न होने से हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो दैट मीन्स हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिक हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का विघटन और डीजनरेशन शुरू हो जाता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू विद द प्रॉपर understanding the posture required for the drainage of the various waste materials or the circulating fluids will prevent all the problems. तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो इंग्यूनल कैनाल है, जहां से हमारे मूत्र और मूत्र विसर्जन के स्पेशली ऑर्गन्स बाहर निकलते हैं, वो हमारी खुली रहे, आसानी से उसमें जो फ्लो है वो जा सके। जैसे पाइप को अगर कहीं दबा देंगे तो फ्लो नहीं होगा, आप उस पाइप को खोल के रखेंगे, इस तरह से रखेंगे चारों तरफ सपोर्ट लगा के कि उसमें बंद ना हो, तो आराम से वो खुला रहेगा और उसमें से पानी का विसर्जन होता रहेगा। तो इसीलिए पोस्चर जो हम ले रहे हैं, चाहे खड़े होने में या बैठने में, उसमें ध्यान रखें कि हेड की जो पोजीशन है वो स्ट्रेट जमीन की थोड़ी जो है जमीन के समानांतर है। पोस्चर में जमीन के समानांतर ग्रीवा को रखेंगे तो अपने आप जो ड्रेनेज है, चाहे वो टिम्पैनियम कैनाल का हो, टिम्पैनिक कैनाल का हो, चाहे वो साइनसेस का हो जो हमारे इधर है, चाहे वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का हो, वो सब का सब ड्रेनेज इस स्थिति में बिल्कुल ठीक से हो। जब इसका ड्रेनेज ठीक होगा तो नया फ्लूइड आने में भी उतनी ही आसानी होगी और क्रेनियम जो सिस्टम है पूरा, जो कि सब बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सेंसिटिव है, वो ठीक रहे। खांसी, जुकाम, नजला,
swallowing की प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह कोई नहीं हो, बस जो जिह्वा को जमीन के पैरेलल रखें। जो निगाहें हैं वो अपने पैरों से मैक्सिमम 2 मीटर आगे रखें। उससे अपने आप जो आई बॉल्स हैं उनका अलाइनमेंट ऐसे होगा कि जो उनकी साइड में साइनसेस हैं उनका ड्रेनेज अपने आप ठीक से होगा। इसी तरह से एस्थमाइड साइनस का ड्रेनेज भी, जो दिमाग के चारों तरफ झिल्ली सी बनी है उसके पास चारों जो फ्लूइड्स है उसका ड्रेनेज भी ठीक से हो जाएगा। जो लैक्रिमल फंक्शनिंग है आंखों की वो भी ठीक हो जाएगी। यानी कि आप अगर दूर देखेंगे और ऊपर देखेंगे तो ये अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। नेचुरल अलाइनमेंट इज जस्ट दिस मच एट अराउंड 45 डिग्रीज ऑफ योर, तो उससे अपने आप ड्रेनेज सही रहेगा, सर दर्द कभी नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और इससे रिलेटेड जो बाकी सिस्टम की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जैसे गैस का रुक जाना या खाना नीचे की तरफ ना जाना वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी हम रोक सकते हैं जस्ट बाय मेंटेनिंग द राइट पोस्चर ऑफ योर हेड विद रिस्पेक्ट टू योर शोल्डर्स एंड द ट्रंक। सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि अगर आप पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं, ये जो क्लैविकल बोन्स हैं और पीछे स्कैपुलर बोन है, उन दोनों को सही यूज करके, और ये जो आपकी लेटिसमस और लैश मसल्स हैं पीछे वाली, इनको सही अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये अपने आप ही जो लंग्स हैं, जो लंग्स यहाँ से शुरू होती हैं ऐसे करके यहाँ हैं, वो अपने आप ही अपनी पोजीशन में रहेंगे, उनको स्पेस मिलेगा फैलने के लिए और बंद होने के लिए। तो जो शोल्डर्स है वो यहाँ से जो क्लैविकल बोन है वो लिफ्ट रहे, शोल्डर्स जो है शोल्डर अपना काम करें, ना कि आप यहाँ से लिफ्ट करें उसको। यहाँ से अगर हम लिफ्ट करके बैठेंगे तो ये पिचिंग चेस्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जहाँ स्पेस कम है वहाँ लंग्स खुला होगा, जहाँ स्पेस चाहिए वहां से ये लंग्स बंद हो जाएंगे। सो व्हेन यू हैव टू सिट, ट्राई एंड सिट विद द ओपन आर्म्स लाइक दिस, सो दैट द शोल्डर जो है ये वेट ले यहाँ से। इससे जो ये गले में कॉन्स्ट्रिक्टेड स्पेस है ये भी खुल जाता है, जिसको मीडियास्टर्नम बोलते हैं। उससे जो ड्रेनेज है स्कल का वो ठीक रहता है और लंग्स की जो एक्सपेंशन कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, उसमें जो म्यूकस का मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। वो मूवमेंट का, जब म्यूकस का मूवमेंट बढ़ जाता है तो आप आसानी से सांस ले पाते हैं, सारा ड्रेनेज होता है, तो आपकी जो सामंजस्य बिटवीन दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो बना रहता है। तो आपको कोई रेस्पिरेटरी ट्रबल कभी नहीं होती है, कभी आपको लो एनर्जी महसूस नहीं होगी, सब कुछ भी नहीं होगा। तो दिस पोस्चर हैज टू बी मेंटेन्ड नॉट इन द मॉर्निंग कि मैंने सुबह प्राणायाम किया और शाम को प्राणायाम किया, इस तरह से बैठ के जो भी मुद्रा आपने हासिल करी कि मैं ऐसे बैठ के किया था वो, और वो सुबह नहीं करना है, वो आपने लगातार उसको सोच के रखना कि ऐसे होता रहे। और अगर आपको कोई रोग हो गया है विद रिस्पेक्ट टू क्रेनियम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब वो फोर्सेबली उस मुद्रा को मेंटेन करें। जैसे अगर क्रेनियम में प्रॉब्लम आई है आपके, तो आप वीरासन लगा सकते हैं। वीरासन इज जस्ट नथिंग बट यू कीप योर लेग हियर एंड कीप इट हियर just like this. Can you see? Just sit like this. This will keep the right angle of your chin. Automatically it will drop the eyes down because वो cranium अंदर से ठीक हो गया. So this will get you into the it will present or it will correct that problem which has taken place by adopting these postures or by trying to maintain what you cannot maintain otherwise, the ideal posture. And if you practice it for longer periods, slowly you'll get this strength to do it always like this. You must have seen just one thing. अपने finance minister रहे हैं, defense minister भी रहे हैं. He used to be always like this, and he died. He was still the ramrod, बिल्कुल fit. So ये जो पोस्चर है, यानी कि आपको उससे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को, और उस पोस्चर को अडेप्ट करके आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। जो सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम है, ये सिर्फ वीरासन में बैठने से ठीक हो सकती है। उसके लिए और कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि
जो postures हैं, they play a very important role in preventing diseases and curing them or curing all the diseases. इसी प्रकार से अभी आप अगर आपको मान लो कमर में दर्द है या स्पाइनल इश्यूज है, स्पाइन टेढ़ी हो रही है, तो जस्ट आपने वो जो संभावी मुद्रा उन्होंने बोली है, मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा, अभी हम लोग इनको जब रोगों को लेंगे अलग अलग कैविटीज में, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने ये जानना है कि किस प्रकार से ये काम करेगा। यानी कि जब आप पोजीशन ले रहे हैं पैरों की भी, तो ये बोन कहाँ मूव करेगी, ये बोन कहाँ मूव करेगी, ये बोन कहाँ मूव करेगी और ये बोन कहाँ मूव करेगी, ये हमें ये जानना है पोस्चर में। तो जब आपको पता चल गया कि ये घुटने की बोन नीचे पॉइंट करेगी तो मेरा ये कैनाल यहाँ से खुलेगा, वहां से सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, तो आप उसको उसी तरह से पोस्चर को ले लेंगे। और जब आपको ये पता चलेगा कि मैंने अपनी स्पाइन को सीधा करना है, जो कि एक लेफ्ट साइड को डेविएट हो गई है या उसके मसल स्पाज्म में है, तो आप उस तरह से बैठ जाइए और जो भी रेस्पिरेटरी प्रोसीजर है, सांस को बाहर निकालना और फिर आगे झुकना और पैरों को पकड़ना और सीधा होना और आंखों को मध्य में लाना, इनसे ये अपने आप ठीक हो जाएगा। कृष्ण ने गीता में भी ये बताया है कि जो सन्यासी हैं उनकी जो श्रद्धा है वो इन कार्रवाइयों से बढ़ जाती है। यानी कि दोज हु वांट टू गेट इनटू नेचुरल सेल्फ, दे विल बी एबल टू गेट देमसेल्फ फास्टर एंड बेटर, prevent all kind of external influences by adopting right postures. He says कि आंखों को दोनों भकुटी के बीच में फोकस करके, यानी कि मूव योर आईज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ योर आईब्रोज हेयर, ग्रीवा को जमीन शरीर को स्थिर करके, ग्रीवा को जमीन धरातल के समांतर रख के ध्यान को हृदय स्थल में रख के नासिका में विचरने वाले प्राण को, अपान और प्राण वायु को सम करके, जो पुरुष उस अवस्था को प्राप्त करता है वो मुझे शीघ्र ही प्राप्त कर ले। In the sense, if you want to actually get to the self, you got to be more stable, erect, have the right alignment of your all supporting structure, then focus onto the pericardium, the place where all the power get generated, where the heart has most of the hormones affecting it, and then further metabolism. Focus there, get your eyes in, and whatever you exhale, that much you must inhale. That means you will increase the oxygen content in your blood by doing so. So, जो इसका महत्व है प्राण के फ्लो का, is very important. Here I'll just explain about this प्राण also, how this प्राण will prevent the diseases, how you can cure it. प्राण जनरली हम ना एक थोड़े से मिस्टीरियस चीज की तरफ चले जाते हैं। प्राण तो वायु भी नहीं है, प्राण ऑक्सीजन है शायद। So प्राण is actually nothing but a ionized form of all these materials. Ionized form can be actually absorbed through various ways, directly from the skin. Ionized है वो, तो जैसे salt को आप लगा देंगे तो absorb हो जाएगा। So जो ionized form है सभी molecules के, जो हमें यूज करने हैं, वो डायरेक्टली एंटर हमारे शरीर में हो सकते हैं। So that is प्राण. And whole of this function of the body is, as per the new modern medical science also, is actually based on the ions. The muscles work because of the ions that you must be knowing. Sodium, potassium and calcium के आने जाने से ही मसल जो contract और सीधे होते हैं. Heart also contract because of these ions only.
सो इसमें ऑक्सीजन का जो काम है वो सिर्फ एनर्जी देने का है, जो फंक्शनिंग का काम है वो सारे आयन से होता है, दैट इज प्राण। आप अगर ब्रेन को देखेंगे उसमें भी आयन्स काम करते हैं। और ये जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, हम बोलते हैं कि हार्मोन प्रोड्यूस हुआ एड्रेनल ग्लैंड में वगैरह वगैरह, इस थ्योरी को भी आजकल लोग नहीं मान रहे हैं। दे आर एक्चुअली टेलिंग और ट्राइंग और गेटिंग इट इज गेटिंग प्रूव्ड मोर एंड मोर कन्विंसिंगली कि ये सभी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं सेल्स, ये सिर्फ फिल्टर कर रही है। दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय योर गट। हमारे जो पाचन तंत्र है वो सिर्फ इसको हजम नहीं कर रहा, ये अलग अलग तरीके के कंपाउंड भी बना रहा है, और ये इन सब को ब्लड में ऐसे चला जाता है। और ब्लड जब जाता है अलग अलग सेल्स में, दे हैव अ फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन, फाइन फिल्ट्रेशन। तो जिस अवयव को जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिसमें जो हम प्रिज्यूमली सोच रहे हैं कि वो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक्चुअली सिर्फ उन आयन्स को फिल्टर करके निकाल रहा है अपने लिए पानी के साथ। उस पानी में अगर स्पेसिफिक तरीके के आयन्स होंगे तो वो स्पेसिफिक उसकी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी जो है वो ही हार्मोन्स बोलते हैं उन्हीं को हम लोग, कि जो डोपामाइन है वो पेन किलिंग हार्मोन है, जो सेरोटोनिन है वो जॉयफुल हार्मोन है, हैप्पीनेस हार्मोन है। सो एक्चुअली दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड देयर, बट दे आर प्रोड्यूस्ड ऑल इन दी गट ओनली, दे आर जस्ट फिल्टर्ड एंड यूटिलाइज्ड देयर। जैसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, वो भी उसी प्रकार से इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ फिल्टरेशन और ऑस्मोसिस ऑफ वाटर अलोंग विद सर्टेन आयंस, so that whatever you need for protection of your cerebral spinal area, that is retained, and or whatever is required for their feeding is used there. So जब हम सही पोस्चर इस्तेमाल करेंगे तो ये जो मूवमेंट है आयंस का, ये जो मूवमेंट है फिल्ट्रेशन का ब्लड के थ्रू, ये हर जगह में बिल्कुल ठीक तरीके से, यानी कि शरीर में लिम्फ ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, ग्रॉइन में है, गले में है, वो मैंने शरीर वाले उसमें दिखाया था आपको। अगर आप ये पोस्चर रखेंगे सीधा, और उसके बाद जो बंद और मुद्राएं बताई हैं वो लगाएंगे। अब बंद और मुद्राएं पे अगर हम आए तो जैसे संभावी मुद्राएं, जो आर जस्ट कीपिंग योर आई इनवर्ड, संभावी मुद्रा। सिर्फ आंखों, अगर आप ध्यान से मूव करेंगे आंखों को, आप देखेंगे कि आंखों के साथ साथ लेयर बाय लेयर जो ऑर्बिटल कैविटी के साथ बाकी लेयर्स हैं, चाहे वो साइनसेस की हैं, चाहे वो ब्रेन की, वो सब मूव करती है। जो फैशिया मैंने आपको बताया था, पॉलीथिन टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी में, वो भी मूव करता है। जब वो मूव करता है तो अपने आप जो बॉडी की बाकी अलाइनमेंट है, जहां वो फेशियल रिस्ट्रिक्शंस थे, जहां वो लेयर्स के बीच में वात, पित्त या कफ के वेस्ट प्रोडक्ट जमा हुए थे, वो सभी भी जब अलाइनमेंट शुरू होती, ठीक होती, तो वो निकलने शुरू हो जाते। तो जो संभावी मुद्रा है, जो आंखों को सिर्फ अंदर करने की है, या केचरी मुद्रा है जो जीभ को मोड़ने की है, उससे जो अलाइनमेंट है जो बिगड़ गए थे वो ठीक हो जाते हैं, या वो अलाइनमेंट बेहतर हो जाते हैं। जिससे ड्रेनेजेस, जो विसर्जन में बोल रहा था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को रोकने में और ठीक करने में, वो ठीक हो जाता है। तो ये मुद्राएं भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो योग है वो एक प्रिवेंटिव ही नहीं है, वो एक क्यूरेटिव भी सिस्टम है। इसी प्रकार से जब जो बंद है, जैसे हम बोलते हैं उद्यान बंद या जलंधर बंद या मूलधारा बंद या मूल बंद, अब उससे क्या होता है? मूल बंद इज एक्चुअली व्हाट इट इज डूइंग, इट इज लिफ्टिंग द pelvic फ्लोर और pelvis फ्लोर अप। pelvis फ्लोर जब ऊपर आ जाता है तो उसके ऊपर रखा होता है यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे करके। यानी कि जब हम मूल बंद लगाते हैं उससे पहले पेल्विक फ्लोर नीचे ऐसे लटका हुआ है। तो यानी कि मूल बंद जो है वो हमारे जो विसर्जन है
शरीर के मल का उसमें मदद करता है या उसको ठीक करता है, जिसकी वजह से जो रोग है वो रुक जाएंगे, और अगर रोग हो चुका है तो वो ठीक हो जाएगा। जब ड्रेनेज ठीक होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जहां से आप सफाई कर देंगे वहां से रोग खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप उद्यान बंद देखें जो आप गले में लगा रहे हैं, आप क्या करते हैं, सांस पूरा बाहर निकाल लेते हैं तो क्रेनियम का जो नीचे की तरफ हो जाता है। इसी प्रकार से क्रेनियम में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो रुकता है, चक्कर आना, पैरों में ताकत ना लगना वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा फ्लूइड जो है वो ड्रेन हो जाता है इनटू दी स्पाइनल कॉर्ड एंड देन इनटू दी वेनस सिस्टम। तो उस बंद लगाने से जो एक्सेस प्रेशर बना हुआ है जो हम नहीं सोच पा रहे थे वो निकल जाता है। तो यानी कि आपको जनरली चलते चलते बात करते करते भी बंद लगा लेने चाहिए, तो इमीडिएटली आपका ड्रेनेज हो जाएगा। उससे फिर आप दोबारा काम करने के सक्षम हो जाएंगे, आपको रोग की उत्पत्ति नहीं हो। तो इसी प्रकार से जब आप जलंधर बंद लगाते हैं, जलंधर बंद यानी कि उसमें क्या हो रहा है, आपने पेट को पहले सांस पूरी बाहर निकालनी है, आपने नीचे से पेल्विक फ्लोर उठा लिया मूल बंद लगा के, फिर आपने जलंधर बंद लगा के ऊपर का क्रेनियम प्रेशर कम कर लिया। अब आपने सांस को पहले पेट को पहले यहां से दबाना है, फिर बीच में से दबाना है और फिर नीचे से दबाना है। उससे क्या होगा कि जो ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि बहुत सख्त ऑर्गन नहीं है, बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है जिनको अपनी स्थिति में रहना मुश्किल सा है, वो अब लेयर बाय लेयर प्रेस कर देते हैं, नीचे की तरफ आप उसको मूव कर देते हैं। उसका जो मल है, जो ड्रेनेज है, जो विसर्जन है वो ठीक होता है। यानी कि सही तरीके से बैठने और बॉडी अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। अब हम अगर ये बोले कि हमें ये अलग से करके और टेक्निक लगा के करना है, वो उनके लिए है जो कि हायर सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, जो दोज हु वांट टू अचीव समथिंग ट्रांसेंडेंटल which is not in this present mayavi or illusionary world. If we are not interested there, then we must go there. But in case we have to perform the functions of the day-to-day routine and all, and we want to keep our body fit, then we must do these things very simply, more frequently, with more awareness. जैसे आप जब मैंने बताया खाना खा रहे हैं, खाना खा के आप जब आपने मौसल लिया है उसके बाद आप थोड़ा सीधे हो जाएं, ग्रीवा को पैरेलल कर लें, सम करें और फिर स्वॉलो करें। स्वॉलो करके थोड़ी देर उस पोस्चर में रुकें जिससे कि ये मीडियास्टर्नम फ्री रहे, और फिर दोबारा भोजन का। अब इसमें आपने वो मुद्रा भी हासिल करी है, इसी में संभाव्य मुद्रा, केचरी मुद्रा भी हासिल करी जब आपने स्वॉलो किया, केचरी भी हासिल करी, और आपने उद्यान बंद भी लगाया जब आपने सांस को बंद किया। अगर आप सही तरीके से मूव कर रहे हैं खाना खाते समय ऐसे और ऐसे, तो आप ऑटोमेटिकली जो जलंधर बंद है वो भी लगा रहे हैं। और अगर आप सही स्थिति में बैठे हैं, जैसे नीचे ठीक से बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मूल बंद है वो भी लगता है। तो बस आपने अवेयर होके उसको करना है, तो ये ऑटोमेटिकली रोगों को प्रिवेंट करेगा और रोगों को दूर करेगा। इसके बाद प्राणायाम, योग में प्राणायाम जो है वो भी और कुछ नहीं है, बस प्राण का आयाम है पूरे शरीर के अंदर। और वो जब आपने मुद्रा बंद और आसन ठीक लगाए और आपकी धारणा है कि इससे तो रोगों का निवारण हो जाएगा या रोग की रोकथाम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके जो प्राण हैं वो नेचुरली ठीक चलेंगे। जो आयाम है उसका वो पूरे शरीर में होगा।
यानी जब, जैसे उस दिन मैंने बताया था, जब आप बोल रहे हैं, बोलने में ज्यादा ऊर्जा बाहर जा रही है, अंदर कम आ रही, तो आपका एक्चुअली एसिडिटी बॉडी में बढ़ रही है। तो बोलते समय बीच में आप ब्रेक लें। जब सेशन खत्म हो रहा है आपका किसी का, जैसे प्रोफेसर साहब लेक्चर ले रहे हैं या खत्म हो रहा है, हम जाके क्या बाहर जो और ज्यादा डिस्कशन करना शुरू करते हैं, तो हमारे जो प्राणायाम है जो है वो, उसका आयाम नीचे के बाकी हिस्सों में बंद होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमने ऐसे डिस्कोर्स दिया, लेक्चर दिया, तो हमें मौन व्रत धारण करना चाहिए। जब मौन व्रत धारण करेंगे तो अपने आप प्राणों जो है, प्राण जो है, जो चाहे वो आयनिक गैसेज हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर गैसेज हैं, वो शरीर के अंदर जाएंगी, उनका प्रवाह अधिक होगा। और अगर आप उस समय में आसन में बैठ जाएंगे तो और बेहतर प्रवाह होगा। और अगर अब आप बंद भी लगा लेंगे उस समय तो और भी बेहतर होगा। उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं आपके इतनी देर एनर्जी लगाने से, मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकल जाएंगे, यूरिन आपको अच्छा आएगा, पसीना आएगा, आप ठीक हो जाएंगे। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि प्राणायाम जो है वो भी रोगों को प्रिवेंट करेगा और रोगों को दूर करेगा। अगर आपको रोग हो गया है, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम का या डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो प्राणायाम से by allowing the gases and air to move into the right channels, to the right places, will certainly prevent all the issues and will certainly cure from all the problems. इसी प्रकार से फिर ध्यान और धारणा का तो मैंने आपको बता दिया, और समाधि। ध्यान इज, व्हेन आई सेड ध्यान का मतलब concentrate. Unless you concentrate and move your concentration or consciousness to the place where it is required to prevent or cure the disease, then whole of this process will not happen. फिर आप चाहे औषधि लें, चाहे ये करें, वो फिर ये होगा नहीं। तो ध्यान जो है वो आवश्यक है। Concentration, focus is important. So we should be always focusing on the karmas of our body, what activity it is performing, and that activity involves what all organs, कौन कौन से अवयव हैं जो उसमें कर्म में सहायक है। क्या उन सभी अवयव में मैं अपना प्राण का आयाम करा पा रहा हूं? That will only come with the focus, concentration. And once you are able to concentrate there, certainly the involuntary muscles, the involuntary fluid channels, and all this will also start to act properly. तो जैसे अगर किसी को जुकाम है, और अगर हम जुकाम में सही पोस्चर बना के, सही प्राणायाम करके फोकस करने लगे कि मेरी साइनसेस के जो छोटे छोटे छेद हैं वो कहीं से बंद है, और वो कैसे बंद होते हैं वो मैं आपको बताऊं। साइनसेस के जो छेद हैं वो बहुत छोटे महीन होते हैं, और वो झिल्लियां हैं, उनके ऊपर लेयर्स हैं। तो जैसे जब ये दोनों जो सुराख है ये लाइन में है, तब तक तो इसमें से फ्लूइड या एयर आसानी से पास होगी। लेकिन जब पोस्चर गलत होने से, या जो उसको बोलते हैं रिजिडिटी कम हो जाने से, या उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाने से, जब इनका अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, अब आप देखेंगे इसका होल जो छोटा हो गया, क्योंकि ये मूव कर गए यहाँ से यहाँ, इधर से इधर मूव कर गया ये। अब इसका अलाइनमेंट छोटा हो गया, इसमें से फ्लूइड भी मूव कम करेगा, इसमें से एयर भी कम मूव करेगी, तो जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा अंदर। जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा कहीं पे भी, चाहे पैर में, हाथ में, घुटने में, कहीं भी होगा, वो नहीं निकल पाएगा, तो फिर आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। पहले दर्द होगा, जब आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो फिर वायलेंट एक्शंस होगा, जैसे छींक आना, खांसी आना। अगर उसको भी नहीं समझेंगे तो फिर बेहोशी आना। जब बेहोश हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो अलाइनमेंट खराब हुई है वो अपने आप नेचुरल सेल्फ से ठीक हो जाएगी, और फिर वो ड्रेनेज शुरू हो जाएगा, उसको मुंह से झाग निकलना, मुंह से लार निकलना वगैरह अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब तक आप सही पोस्चर से और सही
फोकस से, कंसंट्रेट करके उन झिल्लियों को वापस उसी सुराख के आमने सामने नहीं लाएंगे, तब तक वो ड्रेनेज नहीं हो, जब तक विसर्जन या उसका निष्कासन नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर बीमारी बनी रहेगी। यानी कि गेटिंग द कॉन्शियसनेस देयर टू दैट wherever you want to cure or prevent, it should be there. And it cannot be कि भाई मैं महीने में एक बार कॉन्शियसनेस ले आऊंगा या हफ्ते में एक बार ले आऊंगा या दिन में. It has to be a continuous process, a partial energy which is dedicated to the specific area of the body should be allowed to be given. So इसका मतलब ये है कि आप जो कॉन्शियसनेस है उसको बाहर जब कम कर देंगे बाकी चीजों के अंदर, तो ऑटोमेटिकली स्पेयर रहेगी तो वो अपनी जगह पे जहाँ उसने एक्शन कराना है प्रज्ञा ने या कॉन्शियसनेस ने या इंटेलिजेंस ने, वो उसको करा पाएगी. जब वो करा पाएगी तो रोग प्रिवेंट हो जाएंगे. और अगर उस समय नहीं करा पाई और आप बाद में उसको लेके जा रहे हैं तो भी वो करेक्टिव एक्शन करा सकती है उनके मसल से, इंटेलिजेंस से, उसकी प्रकृति से. तो यानी कि कंसंट्रेशन, फोकस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान में बैठ गए हैं और अब कुछ जादू हो जाएगा और हम कुछ नहीं. ध्यान का मतलब यही है कि you should be able to focus where you wish to cure or prevent. इसका मतलब ये नहीं है कि आप आध्यात्म के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. आध्यात्म के लिए कर सकते. आपको बस अपना फोकस जो सही शरीर में अलाइनमेंट ठीक करनी है, जो आपका ईड़ा पिंगला है उसका अलाइनमेंट ठीक करनी है, उसमें अपने आप वो हो जाएगा. इसी प्रकार से समाधि इज नथिंग बट automatic ability to focus or concentrate without efforts is called samadhi. यानी कि आपको फिर उसकी जरूरत और किसी चीज की जरूरत नहीं है उसको करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ होगा. जैसे जब जुकाम, आपको मैंने बताया आपको जुकाम है, आपको ये पता चल गया कि इनकी जो अलाइनमेंट है लेयर्स की इन दैट साइनस ओपनिंग इज नॉट करेक्ट, आप उसको लेके आ रहे हैं. अब इतनी प्रैक्टिस अगर हम उसकी करें कि वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाए तो वही समाधि है. अब समाधि हर लेवल के ऊपर हो सकती है, चाहे वो आपको ब्रेन पे लेवल के ऊपर, चाहे आप अपने भावों के लेवल के ऊपर करें, चाहे वो इंटेलेक्ट के लेवल पे करें, चाहे आप उसके जो ब्लिसफुलनेस लेवल है उसके ऊपर कर रहे हों, वो डिपेंड करता है. पर हाँ, समाधि आवश्यक है क्योंकि आप हमेशा ध्यान तो नहीं कर पाएंगे हर चीज का. तो हर चीज शुड बी ऑटोमेटिकली डूइंग इट्स जॉब. तो जब आप आसन कर रहे हैं या आप ध्यान कर रहे हैं तो इतना प्रैक्टिस कर लें उसकी कि वो आसानी से अपने आप ही स्वतः ही होनी शुरू हो जाए. यानी कि जो फैशिया मूवमेंट है या इंटर लेयर का मूवमेंट है, अलाइनमेंट से वो ऑटोमेटिकली उस एरिया में बने रहे, जिससे कि आप जो नेक्स्ट लेवल है आपका जो ग्रॉस सटल लेवल है, भाव का लेवल या विज्ञान का लेवल या ब्लिस का लेवल, आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करके आप उसको हासिल कर सकते. वो दैट इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. सो समाधि का मतलब है कि हर अंग आपका समाधि में हो. जैसे अगर आपके पैर का मान लो जो सारे ये माउंट्स हैं या हाथ के माउंट्स हैं, ये सभी के सभी बराबर काम जिनका है वो उतना करना चाहिए. उसके लिए आपने क्या करना है कि आप उसको रख के प्रैक्टिस कराएं. जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हर जगह जब भी काम करेगा तो ऑटोमेटिकली बराबर पकड़ करेगा, बराबर उसका प्रेशर पड़ेगा, बराबर सारी कार्रवाइयां होंगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होंगे. विसर्जन जो है वो वेस्ट का वो पूरा तरीके से ठीक होगा, सब ठीक होगा. तो एक्यू प्रेशर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर हो जाए त्रुटि तो हमें उसकी इस तरह से प्रेशर करके उसको कर लेना चाहिए. यानी ये सब चीजें आपको प्रिवेंट करेंगी, लोगों को यहाँ निकाल देंगी. इसी प्रकार से अंत में आयुर्वेद के बारे में मैं बताऊं कि किस प्रकार से आयुर्वेद से भी आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और रोक सकते हैं. जैसे आयुर्वेद में सबसे जरूरी चीज जो दी है दिनचर्या, ऋतुचर्या और भोजन. दिनचर्या, ऋतुचर्या इज एसेंशियली टू इंश्योर दिस ड्रेनेज, जो मैंने बताया. It is essentially to ensure the drainage from various cavities of the all metabolic waste. जब वो मल विसर्जन कर देंगे तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा. ये जो है लॉजिकल है.
तो उसमें जो दिनचर्या है या ऋतुचर्या है, डूइंग थिंग्स एज पर दी वेदर एंड एज पर दी डे टाइम सर्टेनली इट इज ऑल वेदर ओनली, कि दोपहर को गर्म है तो आपको ठंडे में रहना चाहिए, नहाना चाहिए, शाम को ठंडा है तो आपको गर्म रहना चाहिए, पंखा नहीं चलाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये दिन और ऋतुचर्या के पालन करने से आप कर सकते हैं। उसी प्रकार की जैसे मैंने बताया कि प्राकृतिक वेगों को ना रोक कर आप रोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं और उनको इंड्यूस करके आप उनको रोगों को खत्म कर सकते हैं। ना रोक कर, जैसे मैंने बताया, फॉर्मेलिटीज नहीं फॉलो करेंगे, समय से मूत्र विसर्जन करेंगे, समय से मल विसर्जन करेंगे, समय से कफ विसर्जन करेंगे, थूकेंगे या नाक से निकालेंगे समय से, और फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ेंगे कि ये क्या बोलेगा, छींक दिया इसने ना होगा, तो ऑटोमेटिकली वो विसर्जन ठीक होगा। विसर्जन ठीक होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो यानी कि वेगों को ना रोक के, उनको नेचुरल जो अर्जेस हैं उनको ना रोक के, उनको लेट देम हैपन इन टाइम व्हेनेवर दे गेट, यू मस्ट डू इट। नॉट कि अब सुबह 5 बजे जाऊंगा मैं मल विसर्जन के लिए और फिर शाम को 4 बजे जाऊंगा, बीच में नहीं जाऊंगा। इफ यू डू दैट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम किसी भी वेग को ना रोकें। और अगर कोई वेग रुक गया है तो हम उसको इंड्यूस कर सकते हैं होने के लिए, जैसे पंचकर्म क्रिया के द्वारा। पंचकर्म है जैसे स्वेदन यानी पसीना निकालना, वमन यानी उल्टी करना, विरेचन यानी कि लूज मोशंस इंड्यूस करना, शिरो विरेचन यानी कि छींकों को लाना वगैरह वगैरह। यानी कि जब नेचुरल वेग रुक जाए तो उनको इंड्यूस करके भी आयुर्वेद में उनको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद हम उनको ध्यान के जरिए, आसन के जरिए, समाधि के जरिए उनको ठीक मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका उसमें है औषधि का तरीका, यानी कि औषधि लेके हम जो डेविएशंस हो गए हैं आयनिक फॉर्म के अंदर या मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो हार्मोनल लेवल के ऊपर हो, चाहे वो इंटरस्टेशियल फ्लूइड के लेवल के ऊपर हो, चाहे वो ब्लड के लेवल के ऊपर हो, जो भी उसमें इम्बैलेंस त्रुटि आ गई है उसको भी हम हर्ब लेके या हर्बल मेडिसिन लेके ठीक कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम जो मॉडर्न पार्लेंस में अगर कहें, वी कैन हैव करेक्ट लाइफस्टाइल to prevent the diseases, and then we can go into the curative measures in case there is something else got obstructed. So they are actually focusing on the visarjan. They are also focusing on the excretion part more. They also generally give you medicines which lead to excretion, like जब आपको बुखार हो जाता है तो आप पैरासिटामोल लेते हैं या डोलो लेते हैं तो एकदम से पसीना आता है. So actually they are inducing excretion. They are also working in the same way. मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप रोगों को प्रिवेंशन का जो तरीका है वो यही है कि आप अवेयर रहें. हम अवेयरनेस के जरिए अपने पोस्चर्स ठीक रखें. पोस्चर्स ठीक करने के बाद प्राणों का आयाम ठीक रखें. प्राणों के आयाम ठीक होने के बाद उसकी एक इस प्रकार की धारणा बना लें कि इस तरह से ही रहना है. और जब उस धारणा के अनुसार हम अपने जो ध्यान का है या कॉन्शियसनेस है उसको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके रखें इवनली बॉडी के अंदर कि वो सभी फंक्शन अवयव अपने आप ठीक काम करें, तो प्रिवेंट हो जाएंगे सभी के सभी. और वो इस तरह से प्रैक्टिस करें उसकी, हम रोज की वो अपने आप ही स्वतः ही शरीर में होता रहे. और अगर वो ना हो पाए तो हमें जानकारी हो, ज्ञान हो कि कौन सा रोग कालज है, कौन सा रोग देशज है, स्वाभाविक है या ये आगंतुक है. और उन लोगों के ज्ञान हासिल करने के बाद हम जाने कि ये अपने आप काल से ठीक हो जाएगा या देश से ठीक हो जाएगा या इसको औषधि की आवश्यकता है. इन सब के ज्ञान हासिल करके हम उस ज्ञान के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करके रोगों की रोकथाम कर सकते हैं और उनको प्रिवेंट. सो यहाँ आई जस्ट गिवन यू द ब्रॉडली
किस प्रकार से पिछले जैसे हमने डिस्कशन में किया कि रोग होते क्यों हैं, और अभी हमने देखा कि उनको निवारण का या उनको रोकने का क्या तरीका और निवारण का क्या तरीका, ये हमने देखा। अभी आगे अगली जो डिस्कशन है या इंटरेक्शन है उसके अंदर हम ऐसा करेंगे कि अलग अलग शरीर के हिस्सों के रोगों को ले लेंगे और उनको ब्रॉडली एड्रेस करेंगे कि उनके रोगों को कैसे हम रोक सकते हैं और कैसे उनको ठीक कर सकते हैं ज्ञान के जरिए, योग के जरिए और आयुर्वेद के। हम उनको कैसे रोक सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले हम क्रेनियल कैविटी का ले लेंगे, फिर हम थोरेसिक कैविटी का ले लेंगे, एब्डोमिनल का ले लेंगे, पैल्विक का ले लेंगे, फिर लिम्स का ले लेंगे। ऐसे करके हम धीरे धीरे सभी को रोगों को या शरीर को फिट करने का तरीका जान लेंगे। और जब शरीर फिट होगा तो अपने आप मन चित्त प्रसन्न होगा, चित्त प्रसन्न होगा तो जो बुद्धि है वो अपना काम सुचारू रूप से करेगी। जब बुद्धि सुचारू रूप से काम करेगी तो जो हमारे निर्णय हैं वो ठीक रहेंगे, निर्णय ठीक होंगे वो ठीक करेंगे, कर्म ठीक होंगे, नेचुरल रिलेशनशिप्स ठीक होंगे। जब ये सब कुछ ठीक होगा तो हमें और जो बाह्य समस्याएं उनसे निवारण मिलेगा। जब निवारण हो जाएगा तो हमारे पास और कॉन्शियस एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी अपने आप को भीतर आध्यात्म या अध्ययन करने की। जब भीतर का अध्ययन और होगा तो ऑटोमेटिकली रोग और कम हो जाएंगे। जब रोग कम होंगे शरीर और स्वस्थ होगा। तो ये साइकिल जो मैंने पहले बताया था, ये जो चक्र है ये Yeah, any question? Okay. I don't think people have any question is there. So, thank you very much. Pranam.